आज जिस टॉपिक में हमें बात करनी है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम क्या क्या हम करेंगे, इसका स्टेटमेंट देखेंगे पहले, सब उसके बाद हम देखेंगे इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद हम जाएंगे फोर्स के एसआई यूनिट पे, फोर्स के सीजीएस यूनिट पे, चाहे वो आप ग्रेविटेशन सिस्टम ले लो चाहे आप एब्सोल्यूट सिस्टम ले लो। उसके बाद हम जाएंगे डायमेंशनल फार्मूला भी देखेंगे हम फोर्स की। तो सबसे पहले हम अगर न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट देखें, न्यूटन सेकंड लॉ सिंपली कहता है rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the force applied on the body। यानी भाई अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, ये मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉडी है, ये मार्कर है मेरे पास, इसका मास जो है वो m है, इसकी वेलोसिटी v मान लीजिए आप। अगर मैं इस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करूं, इसका लीनियर मोमेंटम जो है वो फास्टर चेंज होगा, और अगर मैं इस पे कम फोर्स अप्लाई करूं तो जिसका लीनियर मोमेंटम है वो स्लोली चेंज होगा। यानी जितना ज्यादा आप इस पे फोर्स लगाओगे उतना ही जल्दी इसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, और जितना आप कम फोर्स पे अप्लाई करोगे उतना ही स्लोली इसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। और ये जो चेंज लीनियर मोमेंटम है, फॉर एग्जांपल ये है मार्कर, इसका मास m, इसकी वेलोसिटी v, आगे बढ़ रहा है, आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जब आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो आगे बढ़ रहा है ये, और इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो उसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो। तो लीनियर सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि सेकंड लॉ में क्या आता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, एंड द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम या द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम भी चेंज होता है। यह है सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। इसके बाद हम जाएंगे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पे इसकी, या मैथमेटिकल फॉर्म पे। तो हम जाएंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया हुआ है, हमने एक बॉडी ले ली, इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है। यही मान लीजिए ये मार्कर है, इसका मास m और ये आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी v के साथ ऐसे। तो इसका जो लीनियर मोमेंटम बनेगा वो इसके p से डिनोट करते हैं उसको। पहले ही मैंने इस पे एक लेक्चर दिया हुआ है, जिसने लीनियर मोमेंटम का लेक्चर अभी तक नहीं देखा वो पहले वो देख ले, उसके बाद ये वाला देख लेगा। तो इसका जो लीनियर मोमेंटम आएगा वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी p इज इक्वल टू mv। नेक्स्ट क्या होगा काम, मैं मानू इस पे मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं अब F, यानी ऑलरेडी बॉडी का मास m और इसकी वेलोसिटी v आगे बढ़ रहा है, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं F। ये फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। अगर मान लीजिए आपने ज्यादा बड़ा टाइम इंटरवल ले लिया तो उसमें लीनियर मोमेंटम की चेंज ज्यादा होगी। अगर आपने छोटा टाइम इंटरवल कर दिया तो लीनियर मोमेंटम की चेंज उस स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल होगी। तो वही हम ले रहे हैं यहाँ पे dp इज स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। dp जो है ये मैं दिखा रहा हूँ स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन स्मॉल टाइम dt, यानी टाइम इंटरवल भी मैं छोटा कर रहा हूँ तभी लीनियर मोमेंटम की चेंज भी स्मॉल हो जाएगी। नेक्स्ट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी है दैट इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाय dt, यानी यहाँ पे लिखा हूँ मैं dp डिवाइडेड बाय dt। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है आपको, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द dp यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp डिवाइडेड बाय dt, dp divided by dt is directly proportional to the applied force, or we can write f is directly proportional to dp divided by dt, or f is equal to k dp divided by dt। While this k is constant of proportionality, हमने proportionality को हटा के इक्वालिटी में चेंज किया तो यहाँ एक कांस्टेंट लगेगा जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और यहाँ वो k है। नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे f is equal to k d, ये है p जो है वो mv के बराबर होता है डिवाइडेड बाय dt। इसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन का एक यूवी रूल है, तो वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट में जाऊंगा। m कांस्टेंट तो ये बाहर आएगा, m मैंने बाहर लिया। इसके बाद रहेगा dv डिवाइडेड बाय dt। दिस dv डिवाइडेड बाय dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आ जाता हूं मैं। इसके बाद देखिए हमें मिला f इज इक्वल टू k m, चूंकि दिस dv divided by dt is acceleration, that is a, because dv divided by dt is equal to acceleration। इसके बाद हम फोर्स को मेजर करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम ऐसे यूनिट्स चूज करते हैं एसआई में भी और सिस्टम एसआई में भी और सीजीएस में भी, कि जो k की वैल्यू है वो 1 हो। यानी फोर्स को मेजर करने के लिए हम यूनिट्स को इस तरह चूज करते हैं जो k की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू है वो 1 हो जाए, यानी कि हम 1 करते, k की वैल्यू 1 करते हैं यहाँ पे। तो k जब 1 होगा तो जो फोर्स आएगा दैट इज इक्वल टू ma।
तो ये वेक्टर साइन में ऊपर रख रहा हूँ क्योंकि फोर्स भी वेक्टर और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ, यानी F इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ये न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अभी तक हमने देखा कि जो बॉडी की एक्सेलरेशन है वो वन डायमेंशनल थी, यानी वो एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी को ले जा रहा था, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा था बॉडी को और बॉडी एक्सेलरेट हो रही थी, इन स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ रही थी। अब अगर क्या होगा कि अगर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है बॉडी में वो 3 डायमेंशन में प्रोड्यूस होती है, यानी बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इन 3 डायमेंशंस। तो उस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स निकलेंगे, ऑब्वियसली हमने वेक्टर्स में पढ़ा है, लेकिन ऑनलाइन में भी इसका कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया हूँ। आगे मैं वेक्टर्स पे काम करूंगा तो लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा इसके बारे में। तो जो ये 3 डायमेंशनल एक्सेलरेशन है इसके कंपोनेंट्स निकलेंगे। इसके कंपोनेंट देखिए, यहाँ पे मैं 3 डायमेंशंस का दिखा दूँ। मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो इस जो 3 डायमेंशनल एक्सेलरेशन है इसके 3 कंपोनेंट्स निकलेंगे। अलोंग द एक्स एक्सिस निकलेगा ए एक्स, अलोंग द वाई एक्सिस निकलेगा ए वाई एंड अलोंग द जेड एक्सिस निकलेगा ए जेड। 3 कंपोनेंट्स इसके निकलेंगे। वही हमने लिखा है ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ए एक्स जो है एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, ए वाई है वाई एक्सिस के अलोंग और ए जेड जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट है। तो अगर नेट एक्सेलरेशन दिखनी है बॉडी की तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए जो नेट एक्सेलरेशन मिल गया इज इक्वल टू ए एक्स इंटू आई। आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जो यूनिट वेक्टर की हम बात कर चुके थे ऑफलाइन लेक्चर्स में। तो ए एक्स इज acceleration along x-axis and I is unit vector along x-axis. Ay is acceleration along y-axis and J is unit vector along y-axis. Az is acceleration along z-axis and K is unit vector along z-axis। यहाँ से तो इसके बाद हम क्या काम करेंगे, A जो है that is axi plus ayj plus azk। नेक्स्ट आपको पता ही है फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो F जो फोर्स है इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी और एक्सेलरेशन अब यह है कि ए की जगह आएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, यानी एम इंटू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट में क्या काम करता हूँ, जिस तरह हमने एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स निकाले हैं तो अब मैं फोर्स के भी कंपोनेंट्स निकालूंगा। तो फोर्स के भी 3 कंपोनेंट्स निकलेंगे हमें। फोर्स के कंपोनेंट निकलेंगे एफ एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एफ वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड एफ जेड अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो यहाँ मैं लिखा हूँ now if fx, fy and fz are the components of force, fx along x-axis, fy along y-axis and fz along z-axis, तो जो नेट फोर्स मुझे मिलेगा वो मिलेगा f is equal to fx I is unit vector plus fyj, j is also unit vector along y-axis and fzk, k is also unit vector। तो अब हम क्या काम करेंगे, ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है इनको हम कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन करके मुझे ये मिलता है जो ये एफ एक्स है, ये देखिए एफ एक्स ये वाला, ये एफ एक्स यहां मुझे मिलेगा ये एम ए एक्स आई के बराबर। आई और आई तो कैंसिल हो जाएगा तो एफ एक्स मुझे मिलेगा एम ए एक्स। इसी तरह एफ वाई मुझे मिलेगा एम तो कॉमन है सब में एम ए वाई और एफ जेड जो मिलेगा एम ए जेड। यानी फोर्स along x axis is equal to mass into acceleration along x axis, force along y axis is equal to m in mass into acceleration along y axis and force applied along z direction along z axis is equal to m in mass into acceleration along the z axis और z direction भी ले लो। तो ये था फोर्स के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में कि जब हम 3D की बात करेंगे। जो आप बात करने जा रहे हैं वो फोर्स के यूनिट्स के बारे में बात करेंगे हम, यानी यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या है। जो फोर्स के यूनिट्स है वो आपको 2 टाइप्स के मिलेंगे, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ फोर्स। वन इज एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स, यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड द सेकंड वन इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम जाएंगे एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स ऑन एसआई इज न्यूटन, यानी जो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है जो एसआई सिस्टम में है वो न्यूटन है। तो एसआई सिस्टम में या एसआई में जो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है वो है न्यूटन, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से और लिखते हैं स्मॉल केस लेटर्स में। इसी तरह जो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स ऑन सीजीएस सिस्टम दैट इज डाइन, जो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स सीजीएस सिस्टम में है उसको कहते हैं हम डाइन, और इसको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करते, सीधे DYNE से लिखते हैं हम। इसके बाद आपको ये कहा जाता है कि डिफाइन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है और 1 डाइन फोर्स कितना होता है।
तो उसको हम इस रिलेशन से डिफाइन करते हैं। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है जो F है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ हर एक क्वांटिटी को हम यूनिटी करेंगे, यानी फोर्स को मैं लूंगा 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को डिफाइन करने के लिए ये 1 न्यूटन है भाई, दिस इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो 1 न्यूटन कितना फोर्स है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ एक बॉडी है, इसका मास जो है, मान लीजिए इसका मास जो है वो है 1 kg, इसका मास 1 kg है। इस 1 kg बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो होती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी मेरे पास मान लीजिए ये मार्कर है, फॉर एग्जांपल इसका मास 1 kg है और मैं यहाँ पे इसमें फोर्स अप्लाई करके इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो मैं करता हूँ वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं कहूंगा मेरा जो फोर्स था वो 1 न्यूटन था। यानी 1 न्यूटन इज दैट मच अमाउंट ऑफ फोर्स व्हिच व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square in it। यह है 1 न्यूटन की डेफिनेशन। इसके बाद जो दूसरा हमने डिफाइन करना है वो है डाइन। इन्हें 1 डाइन को डिफाइन करना है, 1 डाइन। तो इसको भी हम इसी रिलेशन से करेंगे, इन्हें फोर्स को करेंगे हम 1 डाइन। मास को लेना है सीजीएस में, उसका है 1 ग्राम, यानी ग्राम उसका सीजीएस यूनिट है। एक्सेलरेशन को आप लीजिए 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 1 डाइन कितना फोर्स है? 1 डाइन उतना फोर्स है कि जब आप एक ग्राम बॉडी पे, यानी एक बॉडी पे अप्लाई करोगे जिसका मास 1 ग्राम होगा और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर एग्जांपल यही मान लो आप इस मार्कर का मास जो है वो 1 ग्राम है, मैं इस पे फोर्स अप्लाई करके इसकी जो एक्सेलरेशन लगा दो, यानी इसकी जो एक्सेलरेशन बनती है या इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है मेरा फोर्स अप्लाई करने के बाद, वो है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जब आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, इसका मास ऑलरेडी 1 ग्राम था, इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने जो इस पे अप्लाई किया था फोर्स वो है 1 डाइन। तो 1 डाइन इज दैट मच अमाउंट ऑफ फोर्स which when applied on a body of mass 1 gram produces an acceleration of 1 centimeter per second square in it। यह है 1 डाइन की डेफिनेशन। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन, यानी न्यूटन और डाइन के दरमियान आपको रिलेशन निकालनी होती है, तो वो मैं यहां पे निकाल देता हूं। आपने देखा अभी F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। 1 न्यूटन is equal to 1 kg into 1 meter per second square। तो आपको पता है 1 ग्राम जो है, 1 किलोग्राम जो है दैट इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 3 ग्राम्स। 1 मीटर जो है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर्स। सेकंड को कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एसआई में भी सेकंड है इस काइंड ऑफ टाइम का और सीजीएस में भी। तो जो मेरा यहाँ पे यूनिट अब मिलेगा, 1 न्यूटन जो मुझे मिलेगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम को भी ग्राम में लाओ तो 10⁻³ ग्राम आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power, देखिए बेसिस सेम, पावर्स मस्ट बी एडेड, 3 + 2 दैट इज 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नथिंग बट डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन्स। तो 1 न्यूटन कितने डाइन होता है? 10 to the power 5। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। तो ये था न्यूटन और डाइन के दरमियान रिलेशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। अभी हमने बात करी एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, तो अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स ऑन एसआई सिस्टम है दैट इज किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स। यानी जो ग्रेविटेशनल यूनिट है एसआई सिस्टम में फोर्स का वो है किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम वेट को हम केजी वेट से डिनोट करते हैं और केजीएफ दैट इज किलोग्राम फोर्स। हम कब कहेंगे जो हमारा फोर्स है वो 1 किलोग्राम वेट है और 1 किलोग्राम फोर्स है? तो सिंपली
इसको हमने यहाँ लिखा हुआ है फोर्स इज, यानी जो 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स है वो कितना है, इट इज दैट मच अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये बॉडी है, इसका मास 1 kg है, आप इसमें फोर्स अप्लाई करते हो और अगर इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका जो फोर्स था ये 1 किलोग्राम फोर्स था और 1 किलोग्राम वेट था। तो 1 किलोग्राम फोर्स और 1 किलोग्राम वेट इज दैट मच अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। नेक्स्ट हमें क्या काम करना है, हमें यहां लिखा 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम वेट की जगह लिखोगे आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है बॉडी में, तो जाएगा 1 into 9.8, दैट इज 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो आएगा 9.8, चूंकि जिस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये न्यूटन के बराबर है, पहले हमने देखा हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, यानी 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। इसके बाद जो है ये यहाँ पे इसका जो लिखे हम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स ऑन सीजीएस सिस्टम, वो है ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। तो सीजीएस सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल यूनिट सीजीएस सिस्टम में है फोर्स का, वो है ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। इसके बाद आप कब कहोगे आपने किसी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई किया वो है 1 ग्राम फोर्स और 1 GF, GF स्टैंड्स फॉर ग्राम फोर्स, डोंट टेक इट अदरवाइज, एंड GW स्टैंड्स फॉर ग्राम वेट। मान लीजिए ये मेरे पास एक बॉडी है, इसका मास है 1 ग्राम, मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है दैट इज 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं कहूंगा मेरा जो फोर्स था वो है 1 ग्राम फोर्स 1 GF और 1 ग्राम वेट, यानी सिंपली अगर आपके पास यहां से जाती है 1 ग्राम वेट और 1 GF इज इक्वल टू किसके बराबर आएंगे, 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नथिंग बट डाइन, यानी हम लिखेंगे 1 GF और 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980 डाइन। तो 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट जो है दैट इज 980 डाइन, और यहां पे जो आपने देखा 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो ये था ग्राम वेट और डाइन के दरमियान रिलेशन, ये था किलोग्राम वेट और न्यूटन के दरमियान रिलेशन। जो एक ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स है दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वेट ऑफ बॉडी, यानी इससे हम क्या काम करते हैं, इससे हम बॉडी का वेट एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मान लीजिए मेरे पास, मैं कहूंगा मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg, तो उसका वेट कितना होगा, उसका वेट होगा 10 किलोग्राम वेट और 10 किलोग्राम फोर्स, यानी यहां लिखा हूं मैं वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज 10 किलोग्राम वेट और 10 किलोग्राम फोर्स। नेक्स्ट इज आप ध्यान दीजिए, इनको हम प्रैक्टिकल यूनिट्स भी कहा जाता है, कहते हैं, यानी जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स दीज आर आल्सो नोन एज प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ फोर्स। साथ में जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आपको ग्रेविटेशनल यूनिट्स अगर दे भी जाए तो आप उनको कन्वर्ट करेगा एब्सोल्यूट यूनिट्स में। तो यहाँ जरूरी ये बात समझनी है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वहां हमेशा हम एब्सोल्यूट यूनिट्स यूज करते हैं। तो अगर ग्रेविटेशनल यूनिट्स दे भी जाए तब भी आपको कन्वर्ट करना होगा उनको एब्सोल्यूट यूनिट्स में, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप। तो ये था आज का लेक्चर और आई होप क्या आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में और इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।